चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो टॉपिक मैथमेटिक्स करते हैं वही क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, इन्होंने बोला कि भैया 2400 रुपए की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक का यानी 6 सही 1/4% की वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो राइट आंसर बलियाल यानी तुम्हारा आंसर जो है वो 30 है। कैसे निकालेंगे इसको समझो। साधारण ब्याज का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है SI बराबर PRT अपॉन में 100। SI बराबर PRT अपॉन में 100। P को बोलते हैं हम लोग मूलधन, जो पैसा हम लगाते हैं। R को बोलते हैं दर, इसको बोलेंगे टाइम। कह रहे हैं भैया हमने जो अमाउंट लगाया है वो अमाउंट लगाया, कितना लगाया है? 2400 रुपये। कितना लगाया? 2400 रुपये की राशि है। और 20 मार्च 2019 से लेके 31 मई 2019 तक का मेरे को ब्याज चाहिए। तो पहले बात तो ये देखो, 20 मार्च से स्टार्ट हुआ है, ये दिनों का है। ये फार्मूला तब काम करेगा जब टाइम जो है वो ईयर में दे रखा हो। अगर टाइमिंग हमारा दिन में दे रखा है, जो हमारा समय है वो अगर दिन में दिया है तो कैसे करेंगे बताते हैं। तो वही पी आर की वैल्यू कितनी है? 6 सही 1/4। तो इसको भी टोटल सॉल्व कर लीजिए। 6 चौक 24 और 1 25, यानी ये हो गया 25/4। और समय समय कितना है वो आप जरा चेक करिए। समय है 20 मार्च 2019 से लेके 31 मार्च 2019 तक। तो 20 मार्च 2019 से पहले तो ये चेक करो, 20 मार्च मार्च कितने दिन की होती है? 31 की होती है। 20 से स्टार्ट हुआ तो 20 और 31 यानी 11 और 1 20 मार्च भी लेना है। तो 12 दिन तो 20 मार्च में रह गए। 30 की होती है अप्रैल, ये हो गए हमारे मार्च, यानी जो 12 दिन है वो मार्च में रह गए। 30 की अप्रैल और 31 में इधर हो गई। तो ओवरऑल जो दिन हो गए ये अप्रैल का हो गया, ये हो गया हमारा मई का। तो टोटल दिन हो गए 73। यानी आपको रियलिटी में देखा जाए तो वो 73 दिन का ब्याज आपसे पूछ रहा है। कितने दिन का पूछ रहा है? 73 डेज। तो आप क्या करिएगा, जहां पर समय लगा हुआ है वहां पर लिख दीजिएगा 73। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये फार्मूला कब लगेगा? जब आपका समय वर्षों में दे रखा हो। और ये फार्मूला कब लगेगा? जब समय आपका अगर दिनों में दिया है। तो दिन में दिया है तो आपको 365 से भाग करनी पड़ेगी, और नीचे कितना है? 100। अगर ये हमारा महीने में दे रखा होता तो 12 से भाग करें, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर छमाही में दे रखा है, छमाही में दे रखा है तो आप 1/2, या फिर ऐसे समझ लो महीने ऊपर लिखो नीचे 12 ही लिखो। तो 365। अब इसको काट दो, 75 पंजे 365। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। 4 संग 24, पचम 25 एंड 6 पंजे 30। तो यानी इसमें क्या होगा? 73 दिन का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? 30 रुपीज। बात समझ में आई? तो अगर आपका ब्याज महीने में दे रखा है तो नीचे 12 से भाग करना है। साल में दे रखा है तो कुछ नहीं करने की जरूरत, क्योंकि साल में एक ही होगा, एक से भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको दिन में दिया है तो आपको नीचे कितने लिखने पड़ेंगे? 365। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? कह रहा है भैया दो संख्याओं का जो लासा है यानी लघुत्तम समापवर्त्य है वो है मासा का, यानी लासा और मासा दे रखा है 60 और 5। यानी आपको एलसीएम दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एलसीएम आपका दिया है 60 और एचसीएफ आपको दिया है 5। एलसीएम आपको 60 दिया है, एचसीएफ आपको कितना दिया है? 5 दिया। अब क्या कह रहे हैं? यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, जब उसको 2 से विभाजित करेंगे और भागफल कितना आ रहा है? 10।
इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो नंबर है तो 2 दाई 20, यानी आप 20 को 2 से भाग करोगे तो भागफल कितना आएगा, भागफल आएगा 10। तो यानी रियलिटी में जो नंबर है वो कितना है, 20 है। यानी पहला नंबर कितना दे रखा है, 20 है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या को जब 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 आता है। यानी कोई नंबर है उसको जब आप 2 से विभाजित करोगे तो भागफल 10 आ रहा है, तो इसका मतलब नंबर कौन सा हुआ, 20। यानी आपसे क्या पूछा है, दूसरी संख्या पूछी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाए, पहली बात तो ये आया हुआ क्वेश्चन से, तो एक ही फार्मूला होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या का। पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा में माशा। पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा में मासा। तो पहली संख्या तो आपको 20 दे रखी है, दूसरी का आता पता नहीं है। लासा की वैल्यू 60 है, उसकी वैल्यू 5 है। 0 से 0, 2 3 6 और 3 पंजे 15। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 15। बात समझ में आई। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे कि पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या इतनी है, लासा इतना है, मासा इतना है, तो इसमें 3 वैल्यूज आपको दे रखी होंगी, चौथी वैल्यू आपसे पूछेगा तो आपको निकालनी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। कह रहे हैं एक व्यंजक दिया है आपको और इस व्यंजक को क्या करना है, सरल करने का, सरल करने पर क्या परिणाम आता है। यानी मेरे को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के आंसर देना है। भाई साहब अगर ये क्वेश्चन अगर मैं एलसीएम मेथड से करें तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। अगर यहाँ पे 1/3 है तो इनटू में 4 है, 4 है तो 5 है, 5 है तो 6 है, 6 होगा तो 7। यानी नंबर कंसेक्यूटिव है, यानी क्रम से लगे हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। सिंपल क्वेश्चन होता है, दिखने में लगेगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, होता कुछ भी नहीं है। तो पहले लिखेंगे 1/3 माइनस का 1/4। ध्यान से सुनिएगा, 1/3 माइनस में लिखो 1/4। अगर हम इतने को अगर हम सॉल्व करें, ध्यान से देखिएगा, तो कितना 3 इंटू 4 एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3। तो कितना आ जाएगा, 1/3 गुणा 4। जरा ध्यान से देखिए, इस चीज को यही लिखा है। यानी 1/3 गुणा 4 को हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, 1/3 माइनस 1/4। सेम तरीके से हर क्वेश्चन में अप्लाई करिए, 1/3 माइनस 1/4 प्लस, अब आगे देखिए 1/4 माइनस 1/5, फिर बोलिए 1/5 माइनस 1/6, इसी तरीके से प्लस डॉट 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 1/20 माइनस 1/21। अब जरा समझने की बात है, ध्यान से। ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये भाई साहब कैंसिल हो गए। ये माइनस ये प्लस ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ये माइनस का है तो इसके आगे भी प्लस होगा 1/6, इससे ये कैंसिल होगा। यानी प्लस माइनस वाला प्लस कैंसिल हो रहा है, तो यानी कहने का मतलब ये भी कैंसिल होंगे आगे के। लेकिन इसको कैंसिल करने के लिए आगे प्लस के 21 होने चाहिए, जो कि आगे सीरीज हमारी 21 तक ही है, इसलिए आगे 21 नहीं हो सकते प्लस के। तो बचा कौन, 1/3 और 1 में 21। इसको आप एलसीएम ले लो तो 21 एलसीएम आ जाएगा। 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 7 बार गया तो 7 एकम 7, 21 एकम 21, 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही, तो 7 में से 1 गया 6 और ये 21, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2/7। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिले तो इतनी मेहनत नहीं करनी है, डायरेक्ट शॉर्ट लगा देना है। कैसे, चेक कर लेना कि 3 गुणा 4 हो, 4 गुणा 5 हो, 5 गुणा 6 हो, तो पहला माइनस लास्ट। क्या करेंगे शॉर्ट ट्रिक में, फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है 1/3, फर्स्ट नंबर का सिर्फ 3 लेना है और लास्ट नंबर का 21, 1/21। इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा 2/7। बात समझ में आई। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आपको दिख जाए तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है और ये क्वेश्चन हमारा पेपर में आया था। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है थोड़ा इजी है, अगर आप तरीके से करेंगे बॉड मास के अकॉर्डिंग तो आराम से आ जाएगा। इसे करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बॉड मास। तो बॉड मास क्या है भैया? बॉड मास का मतलब सबसे पहले यहाँ पे ब्रेकेट, ब्रेकेट होती है जैसे बार है, छोटी ब्रेकेट, देन मझली ब्रेकेट और उसके बाद सबसे बड़ी ब्रेकेट। यहाँ 4 टाइप की ब्रेकेट यूज होती हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन में अगर बार दे रखा है तो बार को सॉल्व करो, छोटी ब्रेकेट दे रखी है तो पहले छोटी ब्रेकेट को सॉल्व करो, और अगर आपको मछली दे रही है तो पहले मछली और बाद में सबसे बड़ी। लेकिन इस क्वेश्चन में मछली की बात ही नहीं हो रही है, एक छोटी सी ब्रेकेट लगी हुई है। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, इसको हटाते हैं, इसकी जगह पे गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। डी का मतलब डिवीजन, मतलब भाग करना होता है। एम का मतलब गुणा मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन यानी जोड़, और इसका मतलब घटाना। इतनी सी बात याद रख लो, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर भिन्न के मतलब पता होना चाहिए, ये भिन्न किस टाइप की है, इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। पहले मिश्रित भिन्न में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, भिन्न को पहले सॉल्व करो, भिन्न को पहले सॉल्व करो। तो कैसे करेंगे भाई? 5 × 15 और 1, 5 × 15 और 1 16 बटे में 5। तो बोलिए 16/5। आगे देखिए, डिवाइड का साइन लगा हुआ है, लगा दो। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते डिवाइड को? पूछो क्यों? क्योंकि डिवाइड से पहले ऑफ आता है, डिवाइड से पहले ऑफ आता है, तो पहले ऑफ को हल करेंगे ना कि डिवाइड को। तो बोलिए 2/3 ऐसे ही लिखा रहने दिया, ऑफ की जगह पे क्या बोला मैंने? मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ऑफ की जगह पे क्या लगाओगे? मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे। तो 4 दूनी 8 और 1 9/2, यानी 4 दूनी 8 और 1 9/2, ब्रेकेट लगा लो। आगे क्या लिखा है? प्लस, प्लस के बाद लिखा हुआ है 5 × 15 और 2, 5 × 15 और 2 17/2। यहाँ पर देखो फिर से वही बात आई, यहाँ पर डिवीजन का भी साइन है, ऑफ का भी साइन है। तो ऑफ पहले आता है तो पहले ऑफ को हल करेंगे ना कि इसको। तो 5 × 15 और 2 17/2 यानी डिवाइड का साइन है तो लगा दो। 3 × 3 और 3 × 2 5 बटे में 3। ऑफ की जगह पे क्या बताया? गुणा का साइन लगाओ। तो 4 × 4 = 16 और 16 और 1 17/4, 17/4। आगे यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं हो तो 17/4 माइनस 5 × 15 और 1 16/3। आगे, आगे दिया है 5 × 15 और एक 16/3 गुणा में 3/4, गुणा में 3/4। और उसके बाद दिया है, देखो यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, डिवीजन है। तो डिवीजन को क्या करिएगा? गुणा के चिन्ह लगा दो। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दिया। इसका सॉल्यूशन होगा, इसको सॉल्व करेंगे सिंपल भिन्न में, 3 दूनी 6 और 2 8/3। लेकिन डिवाइड की जगह पे गुणा का साइन लगाया है तो 3 ऊपर हो जाएगा और 8 आ जाएगा नीचे। तो यानी 3 ऊपर और 8 कहाँ आ जाएगा? नीचे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो 8 दूनी 16, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ऊपर तो 3 बचा इस साइड में, नीचे बचा 2 माइनस। इधर देखते हैं तो ये है प्लस में 17। अब ध्यान दें यहाँ पे बटे में 2 और 4 × 3 = 12। अब डिवाइड की जगह पे गुणा का निशान, 12 हो जाएंगे हमारे ऊपर और 17×5 = 85 नीचे। तो 17×5 = 2×6 = 12। ठीक है, तो यानी इसको सॉल्व कर लिया। 2 से 2 काट दो, 3 × 3 = 9, इसके बटे में कुछ नहीं होगा तो 1 बचा। तो इधर बचा 16/5। इसकी जगह पे क्या लगाओ? गुणा का निशान, और 1 ऊपर और 3 नीचे। तो 1 ऊपर और 3 नीचे। अब बोलो क्या क्या बचा? 16 बटे में 5 × 3 = 15। यहाँ पे क्या बचा? 6/5 माइनस का 3/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 30 एलसीएम ले लो। तो 15 दूनी 30, 2 बार गया तो 16 दूनी 32, 6 5 × 30, 6 बार गया तो 6 × 6 = 36। यहाँ पे देखेंगे तो 2 का पहाड़ा 15 बार बढ़ो, 15×3 = 45। अब देखो क्या आया? इनको, इसको जोड़ो, 6 और 2 8, 3 और 3 6 माइनस का 45। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कहीं पे कैलकुलेशन में, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई थी।
5 या 15, 15×2 17/3 है। यहाँ पर जो है 17/2 नहीं है, 17/3 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 17/3 कर देंगे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 3 2 छंग 12 करे थे, तो ये जाएगा 3 चौक 12। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 30 लेंगे तो 5 छक्का 30, यानी 6 चौक 24 आएगा भाई। यहाँ पर आएगा 6 चौक 24। अब उसके बाद इसको जोड़ेंगे भाई, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 4 2 6 और 3 और 2 5, और नीचे आएगा 30। अब 6 में से 5 गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 6 में से 5 गया 1, 5 में 4 गया 1, और नीचे कितना 30। तो इसका जो राइट आंसर हो गया 11/30। यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो 5 या 15 2 17/3 होगा, ना कि 17/2। 17/2 थोड़ा गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, ये क्वेश्चन तुम्हारा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। किसी की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है। धनराशि तो वह धनराशि कितनी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप क्या करो, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक फार्मूला याद रखो, जल्दी हो जाएगा। अगर इसको कॉन्सेप्ट से करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। और वहां पर एक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा माइक हमारा दिक्कत दे रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो क्या है, और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज में होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में जो अंतर है वो 16.80 है। 16.80 है। 16 पॉइंट कितना 80 है। तो क्या करें भाई, इस टाइप के क्वेश्चनों करने के लिए सिंपल सा फार्मूला याद करिएगा, CI डिफरेंस SI इक्वल टू PR का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। बस इसी से आप निकाल सकते हो। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट भी समझोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है 16.80। अंतर कितना दिया है 16.80। और क्या कह रहा है 8%। अमाउंट का तो पता ही नहीं है, 8% का मतलब 8 का वर्ग कर दो 64, 100 का कितना हो जाएगा 10,000। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पी की वैल्यू मेरे को चाहिए, तो क्या आएगा 68। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 जीरो से 2 पॉइंट खत्म, तो 2 जीरो और बच जाएंगे, अपॉन में कितना 64। अब 64 आया, अब क्या करना है, इसको 8 से कैंसिल कर दो, 8 2 64, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 3 जीरो। 8 से फिर कैंसिल करो, 8 दूनी 16, अब 16 यहाँ पे बचा 5, 50 हो गए, 8 चौक 48, 2 बच्चे 20 हो गए, 8 दूनी 16, यानी यहाँ पे 4 बचे तो 8 पंजे 40। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2625। तो 2625। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है तो आप नॉर्मली आप क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ नहीं है, बस अगर आपको बेसिक फार्मूला आता है तो। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 15 छात्रों की जो औसत आयु है वो 14 वर्ष है। इनमें 6 छात्रों की जो औसत आयु है 15 वर्ष है, और 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। 15वें छात्र की आयु बतानी है, यानी यहाँ पे जो 15वां छात्र है उसकी आयु बतानी है। इससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन इसकी पता होनी चाहिए। वो क्या, सुनिए, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है इसकी। एक मिनट, क्यों इतना साउंड कर रहा भाई। इसकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कैसे, देख, औसत बराबर बेसिक फार्मूला होता है, औसत बराबर होता है बेटा योग बटे संख्या। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। अब सुनो, अगर मैं यहां से योग की बात करूं तो क्या आ जाएगा, औसत गुणा में
संख्या, भाई ये चीज गुणा में चली जाएगी। अब सुनिए, सबसे पहले 15 छात्रों का औसत दे रखा है, तो आप पहले 15 का योग निकाल लो। 6 का औसत दे रखा है, 6 का योग निकाल लो। 8 का औसत दे रखा है, 8 का योग निकाल लो। चलो पहले निकालेंगे 15 का योग, यानी 15 छात्रों का योग। तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा में संख्या। तो औसत कितना है, औसत आयु 14 है, बंदे कितने हैं 15, इसकी मल्टीप्लाई करो। 15 चौका 60, 6, 15 एकम 15 4 19। फिर क्या कह रहा है, 6 छात्रों की औसत आयु, तो 6 का योग निकालो। 6 का योग निकालो, तो 15 छक्का यानी 6 गुणा में 15, 15 छक्का 90। उसके बाद 8 छात्रों का भी योग निकाल लो। 8 छात्रों का योग, तो 8 का योग निकालेंगे, तो 8 गुणा में 13 देगा, तो 13 अट्ठे 104। अब ध्यान से देखिए, 6 और 8, ये 14 छात्र यहीं पे हो गए। 6 और 8, 14 छात्र तो यहीं पर हो गए। तो यानी इन 14 छात्रों का जो जोड़ है वो 194 है, और 15 छात्रों का जो जोड़ है वो 190 है। यानी 14 लोगों के जो उम्रों का योग है 194 है, और 15 लोगों का 190 है। तो क्या हुआ, 190, 190, 15 एक 15 चौका 60, और 15 एक 15 6 21, सॉरी 210। 15 छात्रों का जो औसत है वो 210 है। तो बताइए 210 में से ये घटा देंगे तो क्या बचेगा भाई, 10 में से 4 गया 6, 20 में से 19 गया 1, यानी 16 वर्ष का बंदा है जिसकी एज ऑफ 15 वाला है वो। वहां पे मल्टीप्लाई थोड़ा गलत होगी, ध्यान दीजिएगा। बात समझ में आई। तो जब भी आपको औसत का क्वेश्चन दे रखा हो तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 वाला क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। कह रहे हैं वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 है और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। इनको ध्यान से देखो, इसमें से इसको माइनस करो, 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 सब में अंतर 45 ही आएगा। हर नंबर में अंतर कितना आएगा, 45। अब सोचो कैसे लगाएंगे, तो क्या करा करो, ऑप्शन बाय ऑप्शन उठाइए। 60 लिखा और 105 लिखा, 15 से काटो, 15 चौका 60, 15 सत्ते 100। तो जरा चेक करिए, कह रहे हैं उसका जो वैल्यू आए वो 4/7 आए, तो अनुपात का मतलब यही होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 60 और 105। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिर्फ कैंसिल करना था, कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक ईंट का जो माप है वो 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो पहले समझो भाई ईंट क्या है। ईंट को हम बोलते हैं घनाभ, ईंट को क्या बोलते हैं, क्यूबाइड। क्या बोलते हैं, क्यूबाइड। घनाभ क्या होता है, एक ऐसा आयताकार कमरा जिसकी दीवारें आयत से मिलकर बनी होती हैं, जिसकी दीवारें आयत से मिलकर बनी होती हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग घनाभ। तो इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो हमें क्या करना है, इसका आयतन पता करना होता है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। बस इसी टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरे को क्या दिया कि एक ईंट की लंबाई दे रखी है, एक ईंट की चौड़ाई दे रखी है और एक ईंट की ऊंचाई दे रखी है। और क्या कह रहे हैं, 12 मीटर ऊंची, 36 मीटर 12 मीटर ऊंची और 21 मीटर लंबी और 36 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनानी है, तो मेरे को कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ईंट का आयतन पता हो और दीवार का आयतन पता हो, दीवार के आयतन से ईंट के आयतन को भाग कर दो। तो भाई पहले तो मैं क्या करूंगा, दीवार का आयतन, तो दीवार का आयतन कितना है। अब यहाँ पे एक बात समझनी है कि ईंट की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है वो सेंटीमीटर में दी है, इसकी मीटर में, इसकी भी मीटर में दी है। तो पहले इसको या तो सेंटीमीटर में कर लेना या उसको मीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में करना आसान है। कैसे, 21 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे, 100 से गुणा कर दो तो 2100 लंबाई हो गई, और उसके बाद 12 मीटर ऊंचाई तो यानी 1200 हो गई।
उसके बाद 36 सेंटीमीटर, 36 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, ये हो गया तुम्हारी पूरी दीवार का आयतन। और उसके बाद एक ईंट के आयतन से भाग कर दो, तो ईंट का आयतन कितना है 28, 18 और 6, 6 से काट दो, 6 छंग 36, 6 तियां 18, 3 सत्ते 21, 700 हो गए। अब 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 से काटो, 4 पच्चीसम, तो क्या आया 25 गुणा में 1200, तो 2 जीरो, 25 दूनी 50, हासिल का 5, 25 एकम 25 तो 5 30। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30,000। 30,000 सिंपल है, कुछ नहीं है कि आपको क्या करना है भैया, पूरी दीवार का आयतन, पूरी दीवार के आयतन को एक ईंट के आयतन से क्या कर दो, भाग कर दो, तो आपको ईंटों की संख्या पता चल जाएगी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो उससे भी ज्यादा सरल है। कह रहे एक व्यक्ति ने एक कार को इतने में बेचा है, 3,80,000 रुपये में बेचा है, कार बेची भाई उसने, बढ़िया है। और उसे 5% की हानि हुई, यानी 5% की हानि हुई है तो उसको 100% की वैल्यू तो मिली नहीं है, 100 में 5% कम कर लो, यानी आपको 95% की वैल्यू मिली है 3,80,000 के बराबर। उसके बाद क्या कह रहा है, मैं 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए मेरे को कार को कितने पे बेचना पड़ेगा, यानी मैं कार पर 15% का प्रॉफिट चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरे को 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो पहले 100 पे दो और 100 के बाद 15% का प्रॉफिट करो, यानी 115 की वैल्यू निकालो, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो 115% की वैल्यू, तो 3,80,000 बटे में कितना आ जाएगा 95 और गुणा में 115, 5 से काटो, 5 का 5, 5 45, 5 दूनी 10, 5 और 5 तियां 15, 19 दूनी 38, 4 जीरो ऐसे ही उतार लो, तो क्या आया 2 और ये 0 गुणा में 23, तो भैया 23 दूनी 46 और ये हो गया 4 टाइम 0, तो इसका राइट आंसर आ गया 4,60,000। बात समझ में आई? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई कुछ नहीं है, परसेंटेज टॉपिक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी बतानी है। भैया औसत चाल यानी बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए, औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है औसत दूरी बटे औसत समय, औसत समय ये होता है, ठीक है। औसत चाल बराबर होता है औसत दूरी बटे औसत समय। तो पहले तो ये समझो, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कितनी दूरी चल रहा हूँ, अब देखिए चाल बराबर होता है भैया दूरी बटे समय। अगर मैं यहाँ से समय की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, समय इधर चाल इधर, तो यह आ जाएगा दूरी बटे में चाल। अब यहाँ पे ध्यान दो, पहले दूरी कितनी 272 किलोमीटर की, 272 किलोमीटर की दूरी कितनी चाल से, 40 की स्पीड से, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो पहले तो टाइम मान लो t1, तो इसको काटो 4 से, 4 दाई 40, 4 संग 24 और 4 अट्ठे 32, 10 है नीचे तो 6.8 घंटे। अगर t2 टाइम निकालें, अगली दूरी कितनी है 85 किलोमीटर, तो 85 किलोमीटर कितनी स्पीड से, 50 की स्पीड से, 5 दाई 50, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो इसको लिख सकते हो 1.7 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2, तो टोटल टाइम क्या हुआ भैया, इनको जोड़ लो, 8 7 15, 6 1 7 और 1 8, 8.5, यानी 8.5 घंटे हो गए। टोटल दूरी, टोटल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी यानी पहले 272 हो चुकी थी, चल चुके हैं, उसके बाद 85, तो टोटल कितनी हो गई 5 2 7 8 7 15 और 2 1 3, 357 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब मेरे को आंसर निकालना है 357 किलोमीटर की दूरी तय करने में मेरे को कितने घंटे लग रहे हैं, 8.5 घंटे। तो पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 17 से काट दो, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 200 काटो, 5 चौक 20 और 5 दूनी, तो यानी कितना टाइम लगेगा 42 की स्पीड से मेरे को चलना पड़ेगा। कितनी स्पीड चलना पड़ेगा, 42 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड से चलना पड़ेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।